हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज चैप्टर 6 डिपॉजिटरी। इससे पहले मैंने तुम लोगों के लिए चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक सारे वीडियोस, लास्ट टाइम रिवीजन वीडियोस तुम लोगों के लिए डाल दिए हैं। अगर तुम लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो चेक देम। और तुम लोग, मेरे को बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं कि दीदी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, पेपर आने वाले, हम पैनिक कर रहे हैं, हमने पहले से कुछ पढ़ा नहीं है। तो यार देखो, अगर तुम भी उनमें से एक हो तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं जितने लास्ट टाइम रिवीजन वीडियोस डाल रही हूँ ना, तुम उनको देख लो और मेरा ओएसएस जो मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए बनाया है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, उसको ले लो। वो जो कॉम्बो है ना, वीडियोस प्लस ओएसएस, तुमको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा ना कि तुम पेपर में जाके खुद तुमको ऐसा लगेगा कि यू हैव ऑलरेडी सीन ऑल द क्वेश्चंस, तुम पहले से देख चुके हो, तुमको सबके आंसर पता है और तुम्हारी टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तुम उसको लेकर देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है लास्ट टाइम रिविजन वीडियोज़ की, तो उन वीडियोज़ के साथ उसको देखो, ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन को। तो तुम्हें टेंशन खत्म हो जाएगी और टेंशन मत लो। हाँ, उसके बाद हम आ जाते हैं इस चैप्टर पे, टेंशन खत्म करके, चैप्टर 6 जो कि हमारा डिपॉजिटरी है। तो देखो यार, डिपॉजिटरी के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि डिपॉजिटरी क्या होता है, क्या होती है। तो देखो, जो डिपॉजिटरी होती है ना, वो एक बैंक की तरह होती है ना। बैंक से इसके फंक्शन कुछ डिफरेंट भी होते हैं और ये कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। अब सिमिलैरिटीज़ देखते हैं सबसे पहले कि बैंक और डिपॉजिटरी कैसे, इन्होंने कहा कि सेम है। हम कह रहे हैं कि बैंक और डिपॉजिटरी इसलिए सेम है क्योंकि जो बैंक होती है ना, वो भी किसी चीज़ को संभाल के रखती है डिपॉजिटर्स के लिए, जैसे कि फंड्स। जो डिपॉजिटरी होती है वो भी किसी चीज़ को बचा के रखती है अपने डिपॉजिटर्स के लिए, जैसे कि सिक्योरिटीज़, ठीक है। दोनों, इन दोनों चीज़ों को संभाल के रखती हैं। बैंक किसको संभाल के रखता है? फंड्स को। डिपॉजिटरी किसे संभाल के रखती है? सिक्योरिटीज़ को। बट दोनों क्या काम कर रहे हैं? एक डिपॉजिटर का कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको सेव करने का काम कर रहे हैं। तो दिस इज द मेन सिमिलैरिटी बिटवीन डिपॉजिटरी एंड अ बैंक, है ना। हम यहाँ पे अब कंपैरिजन भी दे रखा है, अब इसको तुम खुद पढ़ लो कि डिपॉजिटरी कैन बी कंपेयर्ड विद द बैंक विद होल्ड्स फंड्स फॉर डिपॉजिटर्स, है ना, और जो सिक्योरिटीज़ होती हैं फॉर डिपॉजिटर। और यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है ना, ये मैंने अपने वन स्टॉप सॉल्यूशन में भी दिया है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो तुम इसको अच्छे से पढ़ लेना। कोई इतना हार्ड ये है ही नहीं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जितने भी मैथ साइंस तुम इतना हार्ड हार्ड पढ़ पा रहे हो, तो ये तो बेटा कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब मस्त चीज़ है, मतलब इसको देख के तो तुम्हें बल्कि ऐसा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि अच्छा, कुछ भी इतना हार्ड पढ़ के आया, अच्छा इतना इतना ईजी पढ़ना है, अब तो मैं पढ़ ही लूँगा। तो टेंशन मत लो, है ना। तो बैंक और डिपॉजिटरी में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस। तो हमारा मन कर रहा है कि हम पिंक कलर ले लें, तो हम ले लेते हैं। तो जो बैंक होता है ना, वो किस अपने अकाउंट में क्या संभाल के रखता है? फंड्स, ठीक है। जो डिपॉजिटरी होता है वो क्या संभाल के रखता है? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती है, इसके बारे में हम चैप्टर 1 से लेके 5 तक काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर तुम लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ गो चेक देम। उसके बाद जो बैंक होता है वो अकाउंट्स के बीच में क्या ट्रांसफ़र करता है? फंड ट्रांसफ़र करता है। क्या ट्रांसफ़र करता है? फंड ट्रांसफ़र करता है। जो डिपॉजिटरी होती है वो क्या ट्रांसफ़र करती है? अब तुमको पता है कि जो जिसके पास होगा वो वही तो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो डिपॉजिटरीज़ के पास क्या है? डिपॉजिटरीज़ के पास सिक्योरिटीज़ है, तो वो वही ट्रांसपोर्ट करेगी ना। और बैंक के पास क्या है? फंड है, तो वो बैंक जो है वो फंड को संभाल के रखता है और फंड को ही ट्रांसफ़र करता है। फैसिलिटेट्स ट्रांसफर्स विदाउट हैविंग टू हैंडल मनी। अब क्या होता है कि बैंक में अगर जैसे हम लोग आजकल पूरे दिन यूपीआई यूपीआई करते रहते हैं, जो उसमें क्या होता है, हमको हैंडल थोड़े करना है पैसा। जो बैंक है वो हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, हमारा पूरा सिस्टम फैसिलिटेट करने के लिए हमको एक जगह दे देती है ना। उसके बाद हमें हैंडल नहीं करनी मनी, वो हमारा लिए सब कुछ कर देती है बैंक। इसी तरीके से अगर हम सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई सिक्योरिटीज़ थी, नाउ आई वांट टू सेल दो सिक्योरिटीज़, तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ वो बेचना है। ट्रांसफ़र डिपॉजिटरी खुद से करेगी, उसमें मेरा कोई काम नहीं है कि मैं जाऊँगी, मैं उसको पेपर सबमिट करूँगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिपॉजिटरी जैसे बैंक करती है ना, आई होप तुम समझ गए होगे, है ना। बैंक जैसे हमारा पैसा ट्रांसफ़र करती है, हमें हर बार की बैंक की ब्रांच थोड़ी जाना पड़ता है, हम चीज़ें करते हैं, बैंक अपना आप खुद ही मैनेज कर लेती है कि अच्छा उसके अकाउंट से डेबिट कर दिया, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो इसी तरीके से डिपॉजिटरी भी करती है। फैसिलिटेट्स सेफ कीपिंग ऑफ मनी। अब जो बैंक है वो किसका ध्यान रखती है? आपके पैसों का ध्यान रखती है, सेफ कीपिंग ऑफ मनी। जो डिपॉजिटरी है वो क्या करती है? सेफ कीपिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर तुम लोग फिर भी ना इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया? अब यहाँ पे देखो, टू डिपॉजिटरीज इन्होंने इंडिया में बता रखी है। सबसे पहले हमारे पास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड दूसरी क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब इसका जो फुल फॉर्म है ना, ये तुमसे पूछा जा सकता है कि एनएसडीएल का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या है? देखो, एनएसडीएल में जो एस है ना, एस,
वहाँ पे आता है सिक्योरिटीज़, बट जो CDSL में ऐसे है ना, वहाँ पे सर्विसेज आता है। कुछ बच्चे, जब मैंने पिछले बार जब वीडियोस बनाए तो मैंने ना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और तुम इस वीडियो में भी कमेंट में लिख देना कि NSDL और CDSL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों ने सर्विसेज की जगह, कई बच्चों ने सर्विसेज की जगह सिक्योरिटीज़ लिख दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि सिक्योरिटीज़ की तो बात हो रही है, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ आएगा। नहीं डालेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ नहीं आएगा, यहाँ पे सर्विसेज आएगा। तुम छोटी सी गलती के चक्कर में अपने मार्क्स मत कटा लेना, है ना। तो मैं बता रही हूँ तुमको ऑलरेडी। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDSL, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSDL इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, लेट्स कम टू दिस पोर्शन, बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। अब मेरे से कोई पूछेगा कि ये डिपॉजिटरी आए ही क्यों? डिपॉजिट के बिना भी तो हम लोग पेपर को अपने पास संभाल संभाल के काम कर रहे थे ना, हम खुद से ट्रांसफर कर रहे थे ना, तो क्यों ही डिपॉजिटरी आई? अब देखो, मैंने 2 रीज़न तो तुमको इसी में बता दिया कि डिपॉजिटरी क्यों आई। इन दिस हैसल वर्ल्ड जो कि आजकल चल रहा है, किसी के पास देखो इतना टाइम नहीं है कि उस बंदे के पास जाएगा, है ना, उससे ट्रांसफर करवाएगा ओनरशिप, उसके बाद कागजात को संभाल के रखेगा। मैं तो ऐसी इंसान हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भी भूल जाऊँ। सोचो, जो मैंने, और लोग कहते हैं ना कि कहीं और लिख के रख लो, भाई मैं वो जगह भी भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ लिख के रखा। तो मैं ऐसी इंसान हूँ। तो अगर आप मेरे को कुछ कागजात संभाल के दे दोगे रखने के लिए, तो मैं नहीं रख सकती हूँ। तो मेरे जैसे बंदे को क्या चाहिए कि भाई एक जगह सेव हो, जहाँ पे मैं जाऊँ तो मुझे दिख जाए। तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हो जाता है। ये नहीं है कि आपको बैंक जाना है या डिपॉजिटरी जाना है, ये मतलब बैंक से पैसे ट्रांसफर करवाने हैं, क्योंकि पैसे भी तो लगते हैं ना, और उसके बाद डिपॉजिटरी से आपको शेयर का ओनरशिप ट्रांसफर करवानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपॉजिटरी से अगर आपने पार्टिसिपेशन अगर डिपॉजिटरी से किया है, तो डिपॉजिटरी आपके बिहाफ पे सारा काम कर देगी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जिसने बाय किया होगा उसको डिपॉजिटरी मिल जाएगी, जिसने बाय किया होगा उसको शेयर्स मिल जाएंगे, एंड जिसने सेल किया होगा उसको पैसा मिल जाएगा। पैसा कौन आता है बैंक में? इसके पैसा कैसे सेलर के पास जाता है, इसके बीच में बैंक आता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आता है। वो पूरा एक साइकिल है, पूरा काम जैसे होता है इनका। फिर आप, अगर आप 12th में FMM पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, वो फन है बहुत अच्छा। नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़, कोई तरीके की स्टैम्प ड्यूटी आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, क्या हो जाता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट जैसे होते हैं, बैड डिलीवरी हो जाती है, मान लो गलत डिलीवरी हो गई, है ना, या फिर फेक सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी आपको कर दी, मतलब वैसे पेपर में हो सकता है ये सब चीज़ें, पर ऑनलाइन में बहुत ही मतलब रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। रिडक्शन इन पेपर वर्क, जहाँ पे भी जैसे ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ में पेपर वर्क को रिड्यूस कर दिया है। ये नहीं होगा कि आप अपने कागजात लेके वहाँ पे गए हो, ये कागज़ है वो कागज़ है ना, इसको रिड्यूस कर दिया है, एकदम ऑनलाइन सब कुछ चलता रहता है। रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है आपका वो कम हो गया। अब देखो, अगर आप अपने घर से निकल के पेपर्स को फोटोकॉपी करा के फाइलों में रख के लेके जाओगे किसी दूसरी जगह, वो बंदा पैसा लेके आएगा, वो बोथ आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड वेस्टिंग देयर मनी, है ना। तो इसका जो कॉस्ट है ये बहुत कम हो चुका है, जब ये आप अपने घर के कंफर्ट से ऑनलाइन सिस्टम से आप बैठ के आराम से कर सकते हो। तो इसकी वजह से कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। देखो, और यहाँ पे ये 5 तुम लोग बस अच्छे से याद कर लो और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग यार देखो, अगर मैं किसी चीज़ में कोई पॉइंट छोड़ दे रही हूँ, तो तुम बोल रहे हो कि यार दीदी आपने पॉइंट छोड़ दिया। देखो यार, दिस इज़ द लास्ट टाइम रिविजन वीडियो। मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस देखे होंगे, तुमने ऑलरेडी कुछ पढ़ा होगा। अगर तुमने नहीं भी पढ़ा तो मुझे पता है कि मैं तुमको इतने अच्छे से समझा रही हूँ कि तुम एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज इज डन डायरेक्टली बाय द DP, एलिमिनेटिंग कॉरेस्पॉन्डेंस विद कंपनीज। अब जो DPs होती है ना, DPs क्या होती है वो हम आगे भी पढ़ेंगे। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, बेसिकली एजेंट्स ऑफ डिपॉजिटरी, जो कि इन्वेस्टर को हेल्प कर रहे होते हैं। तो उसके थ्रू आपकी ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज हो जाएगी। आपको कंपनी को बीच में आने की जरूरत नहीं है, लोगों को बीच में आने की जरूरत नहीं है, काम करने की बीच में मतलब जरूरत नहीं है। होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन अ सिंगल अकाउंट। आपके पास एक सिंगल अकाउंट होगा, अपना डीमैट अकाउंट, और आपने जो भी खरीदा हुआ है, आपने बॉन्ड खरीदा हुआ है, आपने डिबेंचर खरीदा हुआ है, आपने डेरिवेटिव खरीदा हुआ है, इक्विटी खरीदा हुआ है, जितने भी कोई भी आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा हुआ है, वो सारा आपका एक सिंगल अकाउंट में आ जाएगा। आपको ये ज़रूरत नहीं कि अच्छा मुझे ये मैंने खरीदा तो इसके लिए मुझे डिफरेंट अकाउंट चाहिए, इसके लिए मुझे डिफरेंट अकाउंट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कम टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया है। सबसे पहले से पढ़ेंगे, दीज एजेंट्स आर अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी विद द अप्रूवल ऑफ सेबी। अब देखो, ये जो एजेंट्स होते हैं, पहले हमें पता चल गया कि ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं ये होते हैं एजेंट। किसके एजेंट होते हैं? ये डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं, एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बेसिकली सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स को सर्विसेज देते हैं
अभी जितनी भी इन्वेस्टर जो ये काम जो आपको बेनिफिट हो रहा है ना डिपॉजिटरी से पार्टिसिपेशन करने पे, दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, मतलब अपफ्रंट पे तो आपको ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही करके दे रहा है ना। तो ये सारी जो सर्विसेज हमको मिल रही है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की वजह से मिल रही है। तो जो डिपॉजिटरी होती है वो क्या करती है, हमको सर्विसेज देती है इन्वेस्टर्स को थ्रू इट्स एजेंट जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, और वो सेबी से अप्रूवल हो। अब ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है 1 मार्क के, कि वो आरबीआई से अप्रूवल लेती है, सेबी से लेती है, एमईए से लेती है, एमसीए से लेती है, जितने भी आपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज पढ़े थे, मैं भी उसमें से किसी का नाम पूछ ले, है ना। कोई भी फालतू कोई गलत मिनिस्ट्री का आपको मतलब ऑप्शन दे दे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है वो सेबी से अप्रूवल लेता है। अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन, 3 कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज, जैसे कि बैंक्स कौन कौन होती है, डिपॉजिटरी यहाँ पे बता रखा है बैंक होती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, और सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर। ये क्या होते हैं, ये आपके डीपी की तरह ये जो काम कर सकते हैं, कैन बिकम डीपी। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि अच्छा कौन से 3 लोग बन सकते हैं, तो याद रखो कौन कौन बन सकता है। ये बैंक बन सकता है, आपका जो सेबी अप्रूव्ड ट्रेडिंग मेंबर है वो डीपी बन सकता है। ठीक है, और कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी फाइनेंशियल अगर इंस्टीट्यूशन है वो आपका क्या बन सकती है, वो आपका डीपी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो आपका बन सकती है। ठीक है, और अप्रूवल किससे चाहिए, इसको सेबी से चाहिए। होता कौन है, ये एजेंट्स होता है डिपॉजिटरी के, जो कि इन्वेस्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, सर्विसेज टू इन्वेस्टर। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। यार देखो, याद रखने की कोशिश करो। मुझे पता है कि मैं एक ही वीडियो में 2-3 बार एक बात को रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को ना यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए, दोबारा बार बार मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। आई नो तुम लोगों ने बहुत एफर्ट नहीं मारा है, अगर जिसने मारा है तो उसको मेरा दंडवत प्रणाम कि तुम कितने प्यारे हो कि तुमने एफर्ट मारा है। ठीक है, डज वन नीड टू कीप एनी मिनिमम बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रेजेंट टाइम पे आपके पास पैसे नहीं है, आपका मूड नहीं है किसी में इन्वेस्ट करने का, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ खरीदने की, खाली अपने अकाउंट में मेरे तरह मिनिमम बैलेंस भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो पे रहो। ठीक है, ज़ीरो पे रहो ताकि बैंक तुम्हारा जैसे तुम पैसे डालो वो तुम्हारा पेमेंट काट लेनी, ऐसा नहीं होगा, मजाक कर रहे हो, है ना। तो तुम्हें डिपॉजिटरी में कुछ भी बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम ज़ीरो बैलेंस मतलब यू कैन हैव ज़ीरो सिक्योरिटीज़ इन योर अकाउंट, डीमैट अकाउंट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं ISIN, इसका फुल फॉर्म यू शुड रिमेंबर। ठीक है, मे भी तुमसे पूछा जा सकता है कि ISIN का फुल फॉर्म क्या है। तो ISIN क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये देखो, ये सबके जो फुल फॉर्म है ये तुमको सब कुछ बता देगा। जब तुम फुल फॉर्म पढ़ोगे या याद करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ ISIN। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटीज़ को, है ना, हर सिक्योरिटी को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है। एक 12 डिजिट्स का नंबर होता है ये। तो उसमें क्या होता है, हर सिक्योरिटी की अपनी अलग एक आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे एक QR कोड होता है ना, हर बंदे का QR कोड अलग होता है। आपको सारे QR कोड सेम ही दिखेंगे बट वो सेम होते नहीं है ना। तो उसी तरीके से वो जो नंबर होता है वो हर एक सिक्योरिटी को यूनिक बनाता है, और हर एक सिक्योरिटीज़ का अपना एक अलग नंबर होता है। तो दिस इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम ISIN बोलते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म तुम लोग याद कर लेना। व्हाट इज़ अ कस्टोडियन। अब कस्टोडियन क्या होता है, कस्टोडियन देखो, मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ पहले। कस्टोडियन उस इंसान को या उस जगह को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो आपका सामान ना संभाल के रखे, है ना, जो आपकी चीज़ों को संभाल के रखे। तो अगर हम डिपॉजिटरी या फिर स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कस्टोडियन को पढ़ते हैं, तो कस्टोडियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बाहर आती है निकल के, जो हमारी सिक्योरिटीज़ को सेफ गार्ड करती है, हमारी सिक्योरिटीज़ का आना जाना रजिस्टर करती है, हमारी सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर करती है, सबसे बड़ी बात रजिस्टर करती है, और उसको सेफगार्ड करने का काम भी कौन करती है, कस्टोडियन करती है। कस्टोडियन एक लड़की है, ठीक है। बिसाइड सेफ नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम सच में मत मान लेना। कस्टोडियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लड़का लड़की कोई भी काम कर सकता है। बिसाइड सेफ गार्डिंग सिक्योरिटीज, अ कस्टोडियन ऑल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। अब देखो, कॉर्पोरेट एक्शन तुम लोगों को अभी पता नहीं चला है, वो तुम्हें 8 चैप्टर में, मिसलेनियस वाले चैप्टर में सबसे पहले पता चलेगा कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। बट लेट मी टेल यू थोड़ा सा। कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, एक्शन का मतलब जो हम नहीं कर पा रहे ज़िंदगी में, एक्शन कुछ काम ढंग का। तो जब कंपनी होती है वो कोई भी ढंग का काम करती है, ढंग का काम इन द सेंस, जब भी वो कुछ भी अनाउंस करती है, मान लो कि वो कुछ काम कर रही है, जैसे मान लो वो बाय बैक कर रही है। अब तुम्हें बाय बैक भी पता नहीं है, पता होगा कि नहीं। बाय बैक अगर तुम्हें पता हो तो बहुत अच्छी बात है, जब सिक्योरिटीज़ कंपनी लोगों से वापस खरीद रही होती है, या फिर मान लो कंपनी ने बोला कि अब मैं डिविडेंड
बढ़ा रही हूँ, डिविडेंड मैं बढ़ा रही हूँ, ठीक है। मुझे डिविडेंड अनाउंस करना है, अभी मुझे लोगों को डिविडेंड देना है, ठीक है। ये एक कॉर्पोरेट एक्शन हो गया। अगर मैं बोलूँ कि मैं स्टॉक स्प्लिट कर रही हूँ, स्टॉक स्प्लिट करने का क्या मतलब होता है, ये भी तुम 8 चैप्टर में पढ़ोगे, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लो कि कोई शेयर 2,000 रुपये का मिल रहा था, 2,000 रुपये का मिल रहा था, तो कम इन्वेस्टर उसको खरीद पा रहे थे, तो कंपनी ने क्या सोचा कि हम इसे कर देते हैं स्टॉक स्प्लिट। तो 1,000 और 1,000 का शेयर हम कर देते हैं, 1,000 1,000 का शेयर हमारा ये कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये वाले जो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट पैसा कर पाएंगे, है ना। ये तरीके, ये छोटा सा एग्जाम्पल है स्टॉक स्प्लिट का। आगे बहुत सी बातें होती हैं जो अभी मैं नहीं बता रही हूँ, 8 चैप्टर में करेंगे पूरी बातें, है ना। तो बस मैंने थोड़ा सा क्लू दे दिया तुमको, ताकि तुम्हें हर चैप्टर के बारे में, मैं ऐसे कर रही हूँ कि हर चैप्टर के बारे में कोई चीज़ आती है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि तुम्हें ये ना हो कि अच्छा मैंने तो ये कभी सुना नहीं, है ना। तो ऐसे भी मत जाना पेपर देने। और अगर तुम वन स्टॉप सोल्यूशन ले लोगे तुमको तो फिर तुम्हें हो ही नहीं सकता ऐसा कि तुमने कोई क्वेश्चन सुना नहीं है, तुम्हें किसी के बारे में पता नहीं। तो यहाँ पे देखो, बिसाइड सेफ गार्डिंग सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ हमारी सेफ गार्ड करने के अलावा भी जो कस्टोडियन है वो क्या करता है, जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं कंपनी के, वो कंपनी की सिक्योरिटीज़ पर इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं, है ना। अगर मान लो अब मैंने बोला, उससे मैंने मैंने मान लो मैं अपने सपनों की दुनिया में 10 करोड़ की कंपनी की 10 करोड़ बहुत छोटा हो जाएगा यार, 100 करोड़, 100 करोड़ की कंपनी की मालिक हूँ, है ना, मालकिन हूँ। तो मैंने अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन दिया है तो मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे शेयर होल्डर्स के ऊपर मेरी बात का इम्पैक्ट पड़ेगा, और मेरी सिक्योरिटीज़ और शेयर होल्डर्स की सिक्योरिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका ध्यान कौन रख रहा है, इसका ध्यान रख रहा है कस्टोडियन। तो कस्टोडियन जो है वो कॉर्पोरेट एक्शन का भी ध्यान रखता है कि कंपनी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। अब आते हैं कि इसके काम क्या होते हैं। मेंटेनिंग अ क्लाइंट सिक्योरिटी अकाउंट, क्लाइंट का जो सिक्योरिटी अकाउंट होता है उसको मेंटेन करके कौन रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है कस्टोडियन, ठीक है। कलेक्टिंग द बेनिफिट्स और राइट्स अक्रूइंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखो, जैसे कोई भी राइट्स है या कोई यह बेनिफिट है जो कि सिक्योरिटीज पे मिल रहा है तो क्लाइंट को मिलेगा। तो वो जो क्लाइंट को मिलने वाला जो राइट है या जो बेनिफिट है उस सबको कलेक्ट कौन करता है, कस्टोडियन। उसको डिविडेंड समझ लो, है ना। डिविडेंड जैसे अगर मिल रहा है तो या कोई राइट इशू मिल रहा है, तो इन सब का ध्यान कौन रखता है, इन सब का ध्यान रखता है कॉर्पोरेट ये कस्टोडियन, ठीक है। कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन टेकन और टू बी टेकन बाय द इशू ऑफ सिक्योरिटीज हैविंग अ बेयरिंग ऑन द बेनिफिट्स और राइट्स। अब देखो ये ना क्लाइंट्स को भी इन्फॉर्म रखते हैं, क्लाइंट्स को बताते रहते हैं कि आपके इशू ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बेकार है ना। कोई भी बेनिफिट्स या कोई भी राइट्स उसको अगर मिलने वाले होते हैं तो जो क्लाइंट्स है उसको बता देती है कस्टोडियन, है ना। तो आई होप तुमको कस्टोडियन के ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे। कस्टोडियन क्या है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर करती है, आपकी सिक्योरिटीज़ को सेफ गार्ड करती है। कस्टोडियन कॉर्पोरेट एक्शन का भी ध्यान रखती है कि जो मेरा क्लाइंट है उस पर किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो भी अगर बेनिफिट या कोई राइट उसको मिलने वाला है तो उसका ध्यान भी रखती है ना। सिक्योरिटीज़ अकाउंट है जो क्लाइंट का, उसको मेंटेन करती है। जितने बेनिफिट या राइट्स क्लाइंट को मिलने वाले हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज जितनी भी उसके पास है उसको मेंटेन करती है, कलेक्ट करती है उन सारे राइट्स को, और अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म रखती है कि देखो आपको ये वाले राइट्स मिलने वाले हैं। हाउ कैन वन कन्वर्ट फिजिकल होल्डिंग्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग, ये मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में भी बताया था कि जो फिजिकल होल्डिंग होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग में कैसे करते हैं। हाउ कैन वन डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज। अच्छा देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो अब मैं दोबारा तुमको बताऊंगी कि ये जो प्रोसेस है कि आप फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में जा रहे होते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। अच्छा यहाँ पे वो वर्ड लिखा भी हुआ है ना, डीमटेरियलाइजेशन, इतना स्पेस नहीं है इसलिए ऐसे सुन लो, है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में जाओगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में जाओगे तो वो क्या होगा, तो वो होगा रीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन होगा, है ना। अब ये तो आपको प्रोसेस का नाम बता दिया है ना, ये तो प्रोसेस का नाम है। देखो तुमसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रीमटेरियलाइजेशन, व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन, तो इसको समझ लो कि जब आप फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कर रहे होते हो तो दैट इज डीमटेरियलाइजेशन, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में कर रहे हो तो वो क्या है, वो रीमटेरियलाइजेशन है ना। तो इसका जो प्रोसेस है कि अगर आपको अपनी फिजिकल सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डीआरएफ भरना पड़ेगा। इसका भी फुल फॉर्म तुमसे पूछा जा सकता है कि डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, इसे डीआरएफ का फुल फॉर्म बताओ तो तुम बता देना, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। अगर आपको अपनी सिक्योरिटीज को फिजिकल सिक्योरिटीज से डीमटेरियलाइज करवाना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डीआरएफ भरना पड़ेगा।
इज अवेलेबल विद द डीपी। और जो डीआरएफ होता है वो किसके पास होता है? डीपी। डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास होता है। आपके जो फॉर्म है ना, आपका डीआरएफ है और जो आपके फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, उन तीनों को आप क्या करोगे, मान लो ये 3 हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये तीनों को हम लोग मिला के किसको सबमिट करेंगे? डीपी को। जितने भी आपको सिक्योरिटीज डीमटेरियलाइज करवाने हैं, आपको सारे वो कर देना है। सेपरेट डीआरएफ हैज टू बी फिल्ड फॉर ईच ISIN नंबर। अब देखो यहाँ पे इसने एक और अच्छी बात बताई है कि सेपरेट डीआरएफ भरना पड़ेगा आपको। एक ISIN नंबर आपके एक शेयर का होगा, समझ रहे हो? तो आपके पास जितने भी शेयर आपको फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक में कराने हैं, तो आपको उतने ISIN नंबर आपको भरने पड़ेंगे। कैन ऑड लॉट शेयर्स बी डीमटेरियलाइज्ड, कह रहा है ऑड लॉट का नंबर होता है जब आपके पास शेयर नंबर 1 to 99 होता है, तो उसको बोलते हैं ऑड लॉट शेयर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या ऐसे शेयर्स डीमटेरियलाइज हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, मसला नहीं है। आगे आ जाते हैं। डू डीमटेरियलाइज शेयर्स हैव डिस्टिंक्टिव नंबर? क्या डीमटेरियलाइज जो शेयर होते हैं या फिजिकल सर्टिफिकेट में उनका नंबर्स में कुछ डिफरेंस होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नंबर सबके सेम ही होते हैं। दीज शेयर्स आर फंजिबल। फंजिबल होते हैं, आप जब मन करे आपका तो आपको उसको चेंज करा लो, विच मीन्स दैट ऑल द होल्डिंग्स ऑफ पर्टिकुलर सिक्योरिटी विल बी आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल। अगर आप चाहते हो कि उसे आप बेच दो तो आप बेच दो, नहीं बेचना मत बेचो, है ना। अगर आपको और शेयर बढ़ाने हैं और खरीदने हैं तो खरीद लो। तो ये फंजिबल है, इसमें कोई ऐसा कुछ रिजिडिटी नहीं है कि वैसा चेंज नहीं हो सकता, कुछ ऐसा चेंज नहीं आ सकता। कोई बता दिया मैंने पहले ही कि क्या इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग को फिजिकल सर्टिफिकेट में बदल सकते हैं कि नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को वी कॉल रीमटेरियलाइजेशन। यू शुड रिमेंबर द फुल फॉर्म तुमको RRF का पता होना चाहिए, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। हो सकता है अगर तुमने पढ़ा ना हो तो तुम बता नहीं पाओगे कि अच्छा इसको रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म है कहते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो वो शायद नहीं बता पाएगा, तो तुम ध्यान से सुन लो मेरी बात को। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। अगर आपको अपने सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में वापस चाहिए तो दोबारा आपको अपने सारे जो बैलेंस है, जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डीपी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। कैन वन डीमटेरियलाइज इन डेट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन डीमैट अकाउंट? हाँ भाई, सब में हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपके पास चाहे डेट है, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, चाहे कुछ भी है आपके पास, नहीं कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटीज की बात हो रही है, कुछ भी तो हमारे पैसे तो हमारे पास देखो है नहीं जमा कराने के लिए, तो उसकी तो हमें चिंता करनी नहीं है। आपके पास जितनी भी टाइप के डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज हैं, आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, उस सबको मिला के आप एक सिंगल अकाउंट में कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये वर्ड मैंने तीसरी बार बोल दिया है। तुमको मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ टेंशन मत लो, है ना, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। वीडियोस देखो यार, मैं तुम्हें ना आज बहुत अच्छी बात बताती हूँ। वैसे मैं ऐसे ऐसी बात तुम लोगों से करती नहीं हूँ, पर है ना, लेटली मैंने ये फील किया है कि जिस चीज़ से हमें डर लगता है ना, हम लोग पता है उसे छोड़ देते हैं, और हमें उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो लोग हमसे आगे निकल जाते हैं या जो टॉपर्स होते हैं ना, या जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ना अपने डर पे काबू पाते हैं। दे ट्राई टू ओवरकम देयर फियर्स। जितने भी उनके फियर्स होते हैं, जिस अगर हमें इस सब्जेक्ट से डर लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे ना, इसे छोड़ के भागेंगे ना। एक अंदर से एक टेंडेंसी होती है, जो सक्सेसफुल माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनको ये होता है कि अच्छा मेरे को किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, तो मैं उस पर अपना फियर को ओवरकम करूँ। और वो कैसे होगा? जब मैं उसमें मेहनत करूंगा, और जब मैं एफर्ट पुट इन करूंगी, तो मुझे क्या होगा, अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आ रही है तो वो मुझे आ जाएगी, मेरा डर खत्म हो जाएगा। तो तुम लोगों को डरना नहीं है किसी भी एग्जाम में। तुम्हें बोर्ड्स के लिए भी बता रही हूँ, अगर तुम्हारा अभी तक भी सिलेबस नहीं हुआ, वैसे बहुत ही बुरी बात है, बट फिर भी डरो मत ना। अब देखो, टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, टेंशन लेने से किसी का कुछ नहीं हुआ आज तक भला। तो तुम एक बैठ जाओ, एक पेपर पेन लेके प्लान बनाओ, चीज़ें फिक्स करो कैसे कैसे करनी है, कर ही लोगे। एंड में सब कुछ हो ही जाता है। हमें अभी ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा नहीं, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ये हो गया वो हो गया। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होते जा रही हूँ तो सोच रही हूँ मैं अभी इतनी ज्ञानी हूँ तो बाद में कितनी हो जाऊँगी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं ये कह रही हूँ कि तुम सीरियसली बैठ जाओ, टिक लगाओ चीज़ों पे, जो हो गई जो नहीं हुई उसको लिख के रख लो, मैनेज करो, सब हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब कोई भी तुमको मसला हो तो अपने तसल्ली के साथ इंस्टाग्राम पे आ जाना, वहाँ वार्तालाप कर लेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय। हाँ, और वन मोर टाइम, कि तुम लोग जो वन स्टॉप सोल्यूशन तुम लोगों के लिए बनाया है, प्लीज़ उसको तुम लोग चेकआउट कर लो, और तुम्हारे लिए वो बहुत बेनिफिट होगा। दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट वेज जिससे तुम अपना फियर भी ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे जाने हैं, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर तुमने मेरे लास्ट वाला मोटिवेशन, अगर तुमने मेरा सुना है, तो तुम प्लीज़ मुझे थम्स अप एंड रिएक्ट टू माई मोटिवेशनल स्पीच।